आपके कार्य से, आपके नाम से तो लोग आपको जानते ही हैं, प्रदेशवासी हो गए या देश के वासी हो गए, लेकिन आपको एक टैग दिया गया है सिंघम का। ये इतना कुछ, इतना प्यार आपको पब्लिक से मिलता है, किस तरीके से देखते हैं, कैसे महसूस करते हैं? ब्यूरोक्रेट्स को बहुत ज़्यादा पब्लिक फिगर बनने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम अपने काम में ज़्यादा निहित रहते हैं और काम ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पावर लिफ्टिंग हो गई, बॉडी हो गई, इसमें काफ़ी रुचि दिखा रहा है, परंतु वो शॉर्टकट अपना रहा है, जैसे कि इंजेक्शन लेना। जो सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, जिनको मसल बिल्ड करना है, उनके लिए मैं कहूँगा कि कम से कम ड्रग्स के चक्कर में या शॉर्टकट के चक्कर में न पड़े। कि युवा जो नशे की तरफ है, इसको हम नशे से हटाकर और खेल की तरफ किस तरीके से इनको आकर्षित करें? खेल की तरफ आकर्षित करना और नशे से दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको किसी न किसी छोटे गेम में डालें और उसको मोटिवेट करें। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी लगातार कहते हैं कि जो हमारी पुलिसिंग है वो बहुत बेहतरीन है, कानून व्यवस्था है बहुत बेहतरीन है, पर कुछ चीजें विपरीत दिखाई देती हैं। चाहे प्रॉपर प्रिवेंटिव एक्शन हो रहे हैं, यदा कदा घटनाएं होती हैं, घटनाओं का हम सॉल्यूशन निकालते रहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि पुलिस को अलर्ट मोड में रहना चाहिए। जिसमें है दम वो है बाजीराव सिंघम। ये डायलॉग, ये शब्द आपने रियल लाइफ के सिंघम से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको रियल लाइफ के सिंघम से मिलवाएंगे, जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार ये साबित किया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। हम बात कर रहे हैं 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित सिन्हा जी की। तो चलिए मिलवाते हैं आपको रियल लाइफ के सिंघम से। सर बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। सर जब सिंघम का जिक्र हुआ ही है तो शुरुआत यहीं से करते हैं। आपके कार्य से, आपके नाम से तो लोग आपको जानते ही हैं, प्रदेशवासी हो गए या देश के वासी हो गए, लेकिन आपको एक टैग दिया गया है सिंघम का। ये इतना कुछ, इतना प्यार आपको पब्लिक से मिलता है, किस तरीके से देखते हैं, कैसे महसूस करते हैं आप? नहीं देखिए, हम लोग तो अपने वर्क में ही रहते हैं। कायदे से अगर देखा है तो ब्यूरोक्रेट्स को बहुत ज़्यादा पब्लिक फिगर बनने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम अपने काम में ज़्यादा निहित रहते हैं और काम ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज हम, अगर इसको, आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ, लोग कई बार हमारे वर्क को अप्रिशिएट करते हैं और हमें एक मोर देन रियल लाइफ एक एक्सपीरियंस देते हैं कि आप इससे उठ के हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए। अच्छा काम होगा, जनता उसको सराहेगी। अच्छा काम होगा तो मैं खुद अपनी निगाह में बहुत अच्छा कहलाऊँगा, क्योंकि कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी भी अगर उपाधि को अपने ऊपर डाल लें तो उपाधि कई बार ना हमें अपने जगह पे दबा देती है और अपने आगे के काम करने को रोकती है। तो मैं उपाधि, सॉरी टू से बट, लेकिन मैं उपाधि से थोड़ा घबराता हूँ। जनता के प्यार के लिए क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी नौकरी, एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, हमारी नौकरी जनता के बीच में चल के करने की है। हम जनता के साथ मिलकर बहुत सारे काम करते हैं और हमारा काम होता है कानून की किताबों के हिसाब से अपने कार्य को करना। और आप विश्वास करेंगे इस चीज को, जनता में बुरे लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। बुरे लोग शायद मुझे अच्छा नहीं समझते होंगे और अच्छे लोग मुझे इसलिए अच्छा समझते होंगे कि मैं बुरे लोगों पे कार्रवाई करता हूं। तो मैं मानता हूं कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा, मैं बुरी स्थिति से भी बहुत ज़्यादा विचलित होना नहीं चाहता हूं, तो मैं उपाधियों से भी बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहता हूं। सर पावर लिफ्टिंग में आप गोल्ड लेकर आए, उत्तराखंड का नाम आपने रोशन किया, और मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको इसमें रुचि नहीं थी, कहीं कॉलेज में किसी ने आपको बताया या देखा, क्या किस्सा था सर ये? देखिए, शुरुआत पावर लिफ्टिंग की हुई जब मैं रुड़की में पढ़ता था। अब आईआईटी है वो हमारा। आईआईटी रुड़की में 1990 में मुझे हमारे उस्ताद ने पावर लिफ्टिंग में धकेला और वहाँ से 1-2 साल मैंने पावर लिफ्टिंग की और वहाँ भी गोल्ड लिया मैंने। उसके बाद नौकरी में आके अभी जब मैं एडीजी पे आया तो अचानक से मैंने एक दिन एक बच्चे को देखा जो कि पावर लिफ्टिंग का बहुत शौकीन था और उसने नेशनल अवार्ड जीता था। उसको देख के मेरे अंदर एक तमन्ना जागी, क्योंकि वो एक स्पेशल चाइल्ड था और उसने जब पावर लिफ्टिंग में गोल्ड किया तो मुझे लगा कि मैं भी इस पैशन को क्यों ना दोबारा शुरू करूं। तो मैंने इसको दोबारा शुरू किया। पिछले साल मार्च अप्रैल में मैंने शुरू किया और फिर मैं अपने इवेंट पे गोल्ड लाया। फिर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया मंगोलिया में भी। सर आप इतने बड़े पद पर हैं, इतनी जिम्मेदारी है, परिवार है, और ऐसे में अपना पैशन फॉलो करना, उत्तराखंड का किया,
ना इसमें आपको संघर्ष देखने को मिला, क्योंकि दोनों चीज़ें एक बड़ी चीज़ें हैं सर। दो चीज़ें हैं, मैं आपसे कहूँगा कि इसको मैं दो भाग में बांटता हूँ। एक तो प्रोफेशनली मैं पावर लिफ्टिंग को लेना चाहता था क्योंकि मैं ड्रग्स के खिलाफ काम करना चाहता था, और मैं देखता था कि ड्रग्स का यूजेज और मिसयूज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिम के माध्यम से होता है, सप्लीमेंट्स के माध्यम। तो मैंने एक अपना मुहिम बनाया कि मैं बिना सप्लीमेंट का चलूंगा और मैं ड्रग्स के पीछे नहीं पड़ूंगा, और मैं लोगों को मोटिवेट भी करूंगा। देखिए, मैं एक वेजिटेरियन आदमी हूँ, एग्स लेता हूँ, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ बाय एंड लार्ज। तो वेजिटेरियन के लिए जिम करना कई बार लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इस भ्रांति को तोड़ना चाहता था। और दूसरी चीज थी कि मैं एक सेल्फ फिटनेस में बिलीव करना चाहता था कि अब कैसे अपने आप को फिट रखें, प्रयास करें कि आप फिट रह सकते हैं। यद्यपि अगर आप कहिए तो दोनों में कठिनाई बहुत होती है, बिकॉज परिवार को समय देना, साथ में नौकरी में भी इस चीज़ को करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरा मानना है कि समय अगर आप चाहें तो निकल जाता है। आप खास करके ऐसी एक्टिविटी के लिए अगर समय चाहें कि जिसमें कि आपको लगता है कि आपका अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि यही एक जिम में मुझे ऐसा समय लगता है जो कि मैं स्वयं के लिए देता हूँ। सर, आपने जिम का जिक्र जब किया है तो इस पे एक मेरा सवाल रहेगा। आजकल का जो युवा है, पावर लिफ्टिंग हो गई, बॉडी हो गई, इसमें काफ़ी रुचि दिखा रहा है, परंतु वो शॉर्टकट अपना रहा है, जैसे कि इंजेक्शन लेना, मार्केट में तरह तरह के प्रोटीन आना, उससे बहुत नुकसान भी उनको होता है। क्या संदेश आप हमारे माध्यम से उनको देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये तो बहुत ही आपने सब सवाल पूछा, ये तो मेरे बिल्कुल दिल के सबसे करीब सवाल है। मैं कहूँगा कि युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सप्लीमेंट्स लें। सप्लीमेंट लेने में बुराई नहीं है। देखिए, मैंने सप्लीमेंट नहीं लिया क्योंकि मैं जिस अवस्था में हूँ, मैं अपने बॉडी को अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से ही एडजस्ट करके काफ़ी स्टडी करके चल रहा हूँ। लेकिन जो सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, जिनको मसल बिल्ड करना है, उनके लिए मैं कहूँगा कि कम से कम ड्रग्स के चक्कर में या शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। कई सप्लीमेंट में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ड्रग्स की मात्रा होती है। मैं बल्कि आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि आप नाडा की एक साइट पे जाएं। नाडा की साइट पे आपको सप्लीमेंट्स के अंदर क्या क्या मटेरियल मौजूद है वो भी मिल जाएंगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में मैं एक स्पोर्ट्स सप्लीमेंट की जांच करने की एक लैब भी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जल्दी ही लैब हम लोग बनाएंगे जिसमें कि हम सप्लीमेंट्स को ऑन द स्पॉट टेस्ट भी कर लेंगे। सर, आपने लैब की बात करी, आपको एक नई जिम्मेदारी भी मिली है शासन में, खेल एवं युवा कल्याण की। नेशनल गेम्स भी होने हैं, तो किस तरीके से हमारी तैयारियां रहेंगी नेशनल गेम्स को लेकर? और इसी पर एक सवाल मेरा ये रहेगा कि युवा जो नशे की तरफ हैं, इसको हम नशे से हटाकर और खेल की तरफ किस तरीके से उनको आकर्षित कर सकते हैं? देखिए, युवा को खेल की तरफ आकर्षित करना और नशे से दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको किसी न किसी छोटे गेम में डालें और उसको मोटिवेट करें। क्योंकि गेम्स सबसे पहली चीज़ है जिससे कि युवा जो है वो ड्रग्स से दूर जाता है। और कई बार मैंने ये देखा है कि मास्टर्स को भी इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो उनको बिगाड़ने वाले जो लोग हैं वो होते हैं जो स्पोर्ट्स खेल चुके होते हैं और बाद में एक समय के बाद अपने लाइफ में डिप्रेशन में आते हैं। तो लाइफ के डिप्रेशन और गेम के पीछे रुझान न होना, कई बार लोगों को लगता है कि मेरी बॉडी वैसी नहीं है, मैं कोई भी खेल नहीं खेल सकता हूं, तो इसके लिए काउंसलिंग स्कूल के लेवल पे जरूरी है। तो इन सब चीज़ों में हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। स्पोर्ट्स के माध्यम से ही हम लोग स्कूलों को जोड़ रहे हैं, किस तरह से हम जाके उनको बताएं कि खेल क्यों ज़रूरी है। तो मेरा कहना है कि हम खेल के प्रति लोगों को लाना और ड्रग्स के विपरीत लोगों को ले जाना, इसके लिए एक मुहिम चला रहे हैं। सर, जिस तरीके से एक भ्रम चलता रहता है कि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, खेल ज़रूरी नहीं है, माता पिता भी बहुत से अपने बच्चों को भी ये चीज़ बोलते हैं, और एक भ्रम ये फैलता है कि आपकी जब तक जवानी है तब तक खेल है, पढ़ाई हमेशा आपके काम आएगी। तो पढ़ाई में और खेल में किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? मैं एक डेटा आपको दूंगा। हम अगर देखें तो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में हिंदुस्तान में 10% लोग काम करते हैं। इसका मतलब कि 90% जो है वो काम नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते हैं, वो यदा अपना छोटा मोटा बिजनेस कर, लेकिन वो पढ़ाई तो किए थे। तो पढ़ाई करके 90% व्यक्ति भी पढ़ाई को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन पढ़ाई उसके दिमाग को शार्पन कर रहा है। तो मतलब क्या है पढ़ाई का? कि पढ़ाई दिमाग को शार्पन करता है, स्पोर्ट्स उसको डबल शार्पन करता है। बिकॉज आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप लाइफ में हारना सीखते हैं और हार के दोबारा जीतना सीखते हैं, जीतते फिर दोबारा हारते हैं। तो ये जो लाइफ की एक सीख होती है जिसमें कि हारना जीतना फिर से, इससे व्यक्ति अपना मेंटल बैलेंस जो होता है उसको मजबूत करता है, मेंटल बैलेंस क्रिएट करता है। जो व्यक्ति खेलता नहीं है, जो सिर्फ पढ़ाई करता है, उसमें आप देखिएगा डिप्रेशन की भावना आएगी। लेकिन जो खेलता है
वो डिप्रेशन की भावना में कम जाता है। तो मैं ये चाहूंगा कि लोग खेलें, खेलने के साथ पढ़ाई करें। मैं उल्टा इसको कहूंगा, पढ़ाई के साथ ना खेलें, खेलने के साथ पढ़ाई करें। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ कही है। और एक इसी से जुड़ा सवाल मेरा रहेगा, नेशनल गेम्स भी हैं, आपको नई जिम्मेदारी भी मिली है, जो उत्तराखंड का कौशल है उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तक ले जाने के लिए क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, हम इसको 3 भाग में हमने बांटा है। एक तो यह है कि हमारे जो स्कूल कॉलेज के युवा है जो खेलों में अच्छा कर रहे थे, उनको हम किस तरह से आगे ले जाएंगे। जी सर। ठीक है, उनका डेटा हमारे पास है, उनको कैसे हम मजबूत करेंगे। दूसरा है हमारा कि जो ऑलरेडी जो मेडलिस्ट हैं हमारे, जो यदा कदा अन्य राज्य, उनको हम कैसे अपने राज्य में नौकरियों में लाएंगे। ठीक है, और तीसरा है कि ओवरऑल अगर पूरे स्कूलों को देखें, स्कूल कॉलेज में एक स्पोर्ट्स का मुहिम चलाएंगे, जिससे कि वो नेशनल गेम में आए ना आए, नेशनल गेम से मोटिवेट होकर अपने आप को नेशनल गेम्स की तरफ कर ले। सर, जिस तरीके से हमारे राज्य के जो युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो दूसरे प्रदेश में खेलने के लिए जाते हैं, उनको हम कैसे अपने राज्य में रहने के लिए आकर्षित कर सकते हैं, क्या कुछ रहेगा? 2-3 चीजें हैं इसके लिए मैं कहूंगा। जैसे हम अभी 4% आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हम जॉब में आरक्षण लाएंगे। आउट ऑफ टर्न की ऑलरेडी हमारी शासनादेश, हमारा जियो निकल चुका, अध्याचन निकल चुका, उसमें करीब 100-125 लोगों ने अप्लाई भी अब तक किया है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखिए तो हमारे स्पोर्ट्स विभाग में वैकेंसीज है, हमारे यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट वैकेंसीज है, जिसमें कि हमारे स्पोर्ट्स के कोचेज आ सकते हैं। तो इस तरह देखें तो हमारे पास एक बहुत बड़ा जत्था जो है हमारे उत्तराखंड आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सर, एक सवाल पुलिसिंग को लेकर रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी लगातार कहते हैं कि जो हमारी पुलिसिंग है वो बहुत बेहतरीन है, कानून व्यवस्था है बहुत बेहतरीन है, पर कुछ चीज़ें विपरीत दिखाई देती हैं। चाहे पीएचक्यू के ठीक पीछे की अगर मैं बात करूं, स्थापना दिवस वाले दिन इतनी बड़ी डकैती होना, हरिद्वार ऊधम सिंह नगर की खबरें आती हैं कि आमने सामने गोलियां चल रही हैं। और हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर सर वो जिला है जहां पर निवेशों की सबसे ज़्यादा संभावना है, निवेशक वहां पहुंचेंगे। ऐसे में हम किस तरीके से उनको आकर्षित कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की खबरें वहां से निकल कर आती हैं? देखिए, यद्यपि ये क्राइम का मैटर है, मैं क्राइम देखता नहीं हूं, मैं एडमिन देखता हूं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आपसे कि क्राइम होना अपने आप में बड़ी चीज नहीं होती है। क्राइम को सही ढंग से वर्कआउट न करना या उसको अंजाम तक न पहुंचाना हमारी पुलिस की नाकाबिलियत दिखाती है। हम लोग के हिसाब से प्रॉपर प्रिवेंटिव एक्शन हो रहे हैं, यदा कदा घटनाएं होती हैं, घटनाओं का हम सॉल्यूशन निकालते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पुलिस को अलर्ट मोड में रहना चाहिए। और मैं अभी भी कहूँगा आपसे, जो अलर्ट मोड में नहीं है, हमारे डीजीपी जो हैं उनके माध्यम से कई लोगों को निलंबन की कार्रवाई भी हो रही है और उन पर बड़े बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। आखिरी सवाल सर मेरा रहेगा, आप आईपीएस हैं, आपने शासन स्तर पर भी कई जिम्मेदारियां निभाई हैं, आईटी की बात करें, आप खेल की बात करें, तो कार्य करने में मजा, रुचि किस चीज़ में आपको आती है? क्या चीज़ शासन में रहना ज़्यादा अच्छा है या आईपीएस? देखिए, मैं आपसे कहूँगा ना, मुझे काम करना अच्छा लगता है। जो भी मुझे असाइनमेंट दिया जाता है मैं उसको बखूबी निभाने का प्रयास करता हूँ और मैं उसको दिल से, शिद्दत से करता हूँ। तो इसलिए मैं फ़र्क नहीं कर पाता कि कौन सा काम, जो काम सरकार द्वारा दिया गया मुझे, मैं उसको अपने दिल से करता हूँ। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। तो ये थे रियल लाइफ के सिंघम, जिन्होंने हर सवाल का जवाब बड़ी सरलता से दिया। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।